हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में एक नया टॉपिक लेके हम आपके सामने आए हैं और टॉपिक है आज का सर्कुलर मोशन। तो मोशन प्लेन में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट देखा है कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन एक प्लेन में होने वाला मोशन है। इसी तरीके से आज का जो टॉपिक है वो भी मोशन प्लेन का ही एक एग्जांपल है, जिसको कि हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। कि कोई भी बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही हो तो उसके मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और ये जो सर्कुलर मोशन है ये अपने आप में और कौन कौन से वेरिएबल्स को लेके आता है, क्या टर्मिनोलॉजी है सर्कुलर मोशन की, और किस तरीके से आप इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, इन सब बातों का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सर्कुलर मोशन का जो है हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे पहले तो कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जाननी चाहिए। हम अपने आसपास अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो हमको काफ़ी सारे मोशंस ऐसे दिखते हैं जो सर्कुलर मोशन होते हैं। जैसे एक फैन के ब्लेड्स रोटेट कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन है। अर्थ अपने एक्सिस पर रिवॉल्व कर रही है, वो भी एक टाइप का सर्कुलर मोशन है। अर्थ सन के अबाउट रोटेट करती है, वो भी एक टाइप का सर्कुलर मोशन है। तो ये जो सर्कुलर मोशन है हमको अपने आसपास काफ़ी जगह देखने को मिल जाएंगे। अभी जो सर्कुलर मोशन है इसको एनालिसिस कैसे करोगे आप, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करना है, तो इन सब बातों का एक ब्रीफ ओवरव्यू, एक ब्रीफ डिस्कशन हम आज आपके सामने लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो कि सर्कुलर मोशन के बारे में आपको जाननी चाहिए। सपोज यहाँ पर हमने एक सर्कुलर पाथ रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये किसी पार्टिकल का सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ में पार्टिकल का सेंटर रहा होगा। सेंटर को हमने ओ पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। जो ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस, इसको आर से रिप्रेजेंट किया है हमने। तो ओ है सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ है सेंटर ऑफ सर्कल एंड आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। ओ हो गया सेंटर और आर हो गया रेडियस। अब सपोज कोई एक पार्टिकल है, यहाँ मैंने कॉर्नर पे पॉइंट पी से पार्टिकल को दिखाया है रेड कलर से। अब ये पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो यहाँ पर पार्टिकल का जो स्पीड है बेसिकली उसको हमने कह दिया v। सो आप लिख लीजिए स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज v। पार्टिकल का स्पीड v दिया गया है। अब अगर ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सपोज ये पार्टिकल अगर v स्पीड से सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो अगर ये पार्टिकल अपना एक चक्कर ये पूरा करे, एक रिवोल्यूशन इस सर्कुलर पाथ में कंप्लीट करे, तो एक रिवोल्यूशन में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर मैं डिस्टेंस लिखूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन में ये पार्टिकल जो पॉइंट पी आपने दिखाया है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो ये डिस्टेंस आएगा 2πr, 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और सपोज टाइम जो पार्टिकल को लगा है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल, अगर पार्टिकल को जो टाइम लगा है ये टाइम हम निकालना चाहें तो ये टाइम हम निकाल सकते हैं। कैसे कि भाई पार्टिकल का स्पीड हमने v कांस्टेंट अज्यूम किया है, तो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ पर 2πr और पार्टिकल का स्पीड है v। तो अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से टाइम आ जाएगा कि पार्टिकल कितने टाइम में एक सर्कुलर अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से टाइम आएगा 2πr बाई v। इतने टाइम में पार्टिकल अपना एक चक्कर पूरा करेगा। और ये जो टाइम है जिसमें पार्टिकल अपना एक चक्कर पूरा कर रहा है, इस टाइम को बोलते हैं हम टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। तो सबसे पहला तो आपको ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है। टाइम पीरियड कौन सा टाइम है? टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो पार्टिकल को टाइम लग रहा होगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। दूसरी चीज, टाइम पीरियड आपने कर लिया, पार्टिकल का स्पीड v दिया गया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कितना ट्रेवल करेगा एक रिवोल्यूशन में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखिए जिस पॉइंट पी से पार्टिकल ने चलना शुरू किया था घूम करके ये दोबारा उसी पॉइंट पी पर पहुंच रहा है। तो जिस पॉइंट पी से चलना शुरू किया उसी पॉइंट पर दोबारा पहुंच गया ये। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है।
और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशंस दोनों सेम हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 0। ठीक है, ये चीज़ें आपने बताई। टाइम पीरियड आपने देखा, टाइम कितने टाइम में पार्टिकल ने एक चक्कर अपना पूरा किया, एक पूरे चक्कर में डिस्टेंस कितना चला और डिस्प्लेसमेंट कितना चला। तो यहाँ पर जो पार्टिकल से रिलेटेड आप मोशन के पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल का स्पीड, वेलोसिटी, टाइम एक्सेट्रा आपने लिखा था। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही आप लिख रहे हैं। यहाँ पर जब ये लीनियर मोशन से जुड़े हुए टर्म में लिख रहा हूँ तो मेरा फोकस केवल पार्टिकल पर है कि ये पार्टिकल का स्पीड अगर v है तो कितना डिस्टेंस चल के आया, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशंस अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं पार्टिकल को फोकस करके लिख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं पार्टिकल को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन, ये जो ब्लैक कलर से मैं लाइन बना रहा हूँ, अगर इस लाइन के मोशन को आप देखो तो होगा क्या, जैसे जैसे पार्टिकल ऐसे सर्कल में रोटेट करेगा, जैसे जैसे पार्टिकल ये सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, वैसे वैसे पार्टिकल को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन भी तो घूम रही होगी यहाँ पर। तो अगर पार्टिकल को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन पर हमारा फोकस चला जाए तो हमको ये पता चलता है कि ये लाइन यहाँ पर एंगुलर मोशन कर रही है। कैसा मोशन है लाइन का? एंगुलर। जैसे जैसे पार्टिकल मोशन करेगा तो ये लाइन इस सेंटर के अबाउट ऐसे रिवॉल्व करेगी। तो ये जो पार्टिकल को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन है इसका मोशन है एंगुलर मोशन। तो इसको आप लिखेंगे एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन। तो यहीं से डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाता है कि अगर आपका फोकस पार्टिकल पर रहा होगा तो आपको मोशन के लीनियर मोशन वाले जो टर्म्स हैं वो देखने को मिलेंगे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें। और अगर आपका फोकस पार्टिकल और सेंटर जो है सर्कुलर मोशन का, अगर आपका फोकस पार्टिकल और सर्कुलर मोशन के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पर रहा होगा तो आपको एंगुलर मोशन से जुड़े हुए टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और इसमें कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जो सबसे पहले हमको डिफाइन करनी पड़ती है। तो इसमें जो पहला टर्म है इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। अब पहले मैं सर्कल बना देता हूं। सपोज ये सर्कल है, पार्टिकल का सेंटर पॉइंट O और यहाँ पर पॉइंट P। तो अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आपको जो कि एंगुलर मोशन पढ़ना है, सर्कुलर मोशन में भी आपको एंगुलर मोशन के टर्म्स में वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। तो हमारा फोकस पार्टिकल को सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, पॉइंट P और पॉइंट O को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इस पर रहेगा। अब सपोज अभी टाइम, यहाँ से हमने टाइम स्टार्ट करना शुरू किया, टाइम मेजर करना शुरू किया, तो थोड़े टाइम के बाद ये पॉइंट P जो होगा ये यहाँ पर कहीं पर शिफ्ट हो गया होगा। पार्टिकल यहाँ से चल के इधर पहुँच गया ऊपर, तो पार्टिकल को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन भी रोटेट कर गई। सपोज ये जो एंगल मिला है इसको हमने कह दिया थीटा। तो पार्टिकल को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन जितना एंगल ये घूम गई है, इस एंगल थीटा को बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं एंगल मेड बाय रेडियल लाइन with some reference line during circular motion of particle is known as angular displacement. तो देखिए पार्टिकल को सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है ये है आपकी रेडियल लाइन, ये हो गया रेडियल लाइन। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बना रखी है दिस इज आवर रेफरेंस लाइन। तो रेडियल लाइन और रेफरेंस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है इस एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है।
इसका यूनिट जो आपको मिलेगा वो आएगा रेडियन, और ये जो थीटा है इसका डायमेंशन नहीं होता, इसलिए डायमेंशन में आप m0 l0 t0 लिख सकते हैं। तो ये आपको टर्म्स ध्यान रखने हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के लिए कि रेडियल लाइन, अब हम पार्टिकल पर फोकस नहीं कर रहे, हमारा फोकस है पार्टिकल को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन पर। अब पार्टिकल को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन जितना एंगल टर्न करेगी उस एंगल को बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये पार्टिकल P पॉइंट से जिसने चलना शुरू किया है, अगर ये कंप्लीट अपना सर्कुलर मोशन कर ले, सपोज ये सेंटर पॉइंट O हो गया और ये पॉइंट P हो गया, पार्टिकल ये घूम करके दोबारा पॉइंट P पर पहुंच जाए तो सेंटर पे एंगल कितना मिल बनेगा 2π। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर मैं आपसे कहूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक कंप्लीट रोटेशन में कितना होगा, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रोटेशन, रिवोल्यूशन कह सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन विल बी 2π। सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी 2π। एक जब पूरा चक्कर पार्टिकल करेगा तो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा दैट विल बी 2π रेडियन। सो 2π रेडियन एंगल बन रहा होगा। तो इसे ही आप निकाल सकते हैं कि जितना एंगल से वो टर्न करेगा सेंटर पर उस एंगल को बोलेंगे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमारे पास दूसरा टर्म है जिसको बोल रहे हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ये W जैसा सिंबल है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन भी ऐसे ही दिया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with time, rate of change of angular displacement with time is known as angular velocity। टाइम के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस रेट से ट्रेवल करा जा रहा है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर वेलोसिटी का डेफिनेशन था, क्या था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि डिस्प्लेसमेंट किस रेट से टाइम के रिस्पेक्ट में ट्रेवल करा जा रहा है तो उसको हम बोलते थे वेलोसिटी। यहाँ पर है एंगुलर वेलोसिटी, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो उसी तरीके से यहाँ पर दो टर्म्स हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरा इसी में जो टर्म आएगा उसको हम बोलेंगे इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। जो सेंटर पे थीटा ट्रेवल करा जा रहा है उसके ट्रेवल करने का रेट क्या है, उसको किस रेट से ट्रेवल्स किया जा रहा है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लिखनी हो तो सीधे सीधे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। डेल्टा थीटा क्या है, जो सेंटर पे आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, अपॉन में जो टाइम लगा उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में, वहां से आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और अगर इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपको मिलेगा। इधर जैसे आपने डेल्टा थीटा लिखा था, नीचे डेल्टा टी लिखा था, यहाँ पर ये डेल्टा थीटा और डेल्टा थी रिप्लेस हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी से। तो इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है वो है डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी से इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यहाँ पर जो थीटा दिया गया है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी इंस्टैंटेनियस वाली। दूसरी चीज, अगर एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट की बात करो तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है इसका यूनिट आपको मिलता है रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ऊपर आया है डेल्टा थीटा, यहाँ ऊपर डेल्टा थीटा या डी थीटा है, थीटा का यूनिट रेडियन और नीचे टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड, सो यूनिट विल बी रेडियन पर सेकंड। एंड अगर आप डायमेंशन लिखें, सो डायमेंशन जब आप लिखोगे तो रेडियन जो एंगल है उसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, सेकंड का डायमेंशन है तो आएगा m0 L0 t-1, और जो ये एंगुलर वेलोसिटी है ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसी में एक नोट में पॉइंट अपन लोग ध्यान रख सकते हैं। ये पॉइंट ऐसा है कि सपोज कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड पार्टिकल का हमने v कह दिया, कांस्टेंट स्पीड v से पार्टिकल ऐसे सर्कल में चक्कर काट रहा है। पार्टिकल को अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अगर t टाइम लगता है तो हमने
पार्टिकल का सपोज टाइम पीरियड लिख दिया t, पार्टिकल का टाइम पीरियड कह दिया t। पार्टिकल का अगर टाइम पीरियड t है, हमको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना आएगा। अब देखिए, एक चक्कर जब पार्टिकल कंप्लीट करेगा तो सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा, ये एंगल बनेगा 2 पाई, और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है t। तो ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पुट करेंगे, वहां पे पड़ गया 2 पाई, और डिनोमिनेटर में पड़ेगा टाइम पीरियड है कैपिटल T। सो ओमेगा के लिए एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है 2 पाई बाई टी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फार्मूला क्या ध्यान रखना है, 2 पाई बाई टी, जहां पर कैपिटल T है टाइम पीरियड। तो एंगुलर वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं अगर टाइम पीरियड दिया हो, या फिर एक टर्म आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन टाइम पीरियड को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई, और 1 अपॉन टी को रिप्लेस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी से। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के लिए फार्मूला आपको मिल जाएगा 2 पाई एफ। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विल बी 2 पाई एफ। एफ क्या है, एफ है फ्रीक्वेंसी, और अगर टाइम पीरियड के टर्म में लिखना चाहते हो तो यह आ जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी। इसके बाद तीसरा टर्म है जो हमको समझना है, और इसको बोलते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। इसका भी डेफिनेशन जैसे लीनियर मोशन में हमने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन दिया था, सेम उसी पैटर्न पे इसका भी डेफिनेशन दिया गया है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के डेफिनेशन देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time is known as angular acceleration, is known as angular acceleration। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, किस रेट से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है उस रेट को बोलते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है ये आपको मिलेगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और जो डायमेंशन मिलने वाला है, अब चूंकि एंगल थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, दैट मीन्स जो रेडियन वाला टर्म लिखा है उसका कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो सेकेंड का स्क्वायर है उसके करस्पॉन्डिंग डायमेंशन आएगा m0 l0 t-2। और एंगुलर एक्सेलरेशन में भी हम दो तरीके के टर्म डिफाइन करते हैं। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन में आप लिखें, सो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एक तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, first term will be average angular acceleration and the second one will be instantaneous angular acceleration, instantaneous angular acceleration। ये हमारा सेकेंड टर्म है। अब एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया गया, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यह आ जाएगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन नीचे डेल्टा टी की जगह T2 माइनस T1। तो यहाँ से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। ऊपर है एंगुलर वेलोसिटी में चेंज, नीचे है टाइम इंटरवल, यहाँ से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। और अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लिखना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं, तो अल्फा के लिए डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी में डेल्टा को रिप्लेस कर दो डी से, तो अल्फा आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। या फिर एक और फार्मूला है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, या फिर आप लिख सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी टू। अब ये वाले जो मैंने फार्मूले लिखे, ये कैसे लिखे आपको याद आना चाहिए। एक्सेलरेशन के फार्मूले जो लीनियर मोशन में बताए गए थे, फार्मूला क्या हुआ करता था, एक तो होता था डी वी बाई डी टी, दूसरा फार्मूला होता था वी डी वी बाई डी एस, और तीसरा होता था डी टू एस बाई डी टी टू। तो यही इन्हीं फार्मूलों से मैंने रिप्लेस करके बनाया है कि भाई यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी वी होता था, इसको ओमेगा से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ अल्फा मिल गया। और अगर यहाँ दूसरे वाले फार्मूले में लीनियर वेलोसिटी वी को रिप्लेस कर दो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और नीचे जो डिस्प्लेसमेंट है इसको रिप्रेजेंट कर दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से, तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। और थर्ड वाले में डी टू एस बाई डी टी टू में डिस्प्लेसमेंट एस को रिप्रेजेंट कर दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से, तो ये तीसरा फार्मूला मिल जाएगा। तो ये फार्मूले आप लिख सकते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज से, केवल टर्म्स को रिप्लेस करना है तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज वाले जो फार्मूले हैं वो आप यहाँ से लिख पाएंगे। तो ये आपके तीन टर्म थे जो आपने डिफाइन किए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और तीसरा जो टर्म है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसके बाद
हमको देखना है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या है, तो देखते हैं भाई इसको सॉल्व करके। सपोज यहाँ पर कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये कोई पार्टिकल मैंने बना दिया, ये पार्टिकल पॉइंट P पर है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है उसको कह दिया हमने r। पार्टिकल का स्पीड अगर मैं v कह दूँ, पार्टिकल का स्पीड अगर v है और पार्टिकल को बहुत थोड़े से टाइम dt के लिए मैं चलने के लिए छोड़ दूँ, अगर मैं बहुत थोड़े टाइम dt के लिए पार्टिकल को चलने के लिए छोड़ूंगा तो पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होगा v इंटू डी टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी है v और टाइम है dt, तो पार्टिकल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा वो आएगा v इंटू डी टी। रेडियस है r। सेंटर पे सपोज ये एंगल जो पार्टिकल बनाएगा, ये एंगल जो है इसको कह दिया डी थीटा। तो इस वाले ट्रायंगल को मैं इधर ही बना देता हूँ। ये कुछ ऐसा बनेगा, आर्क वाला पोर्शन, सेंटर पे एंगल बना है डी थीटा, पार्टिकल ने जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है ये आया है v इंटू डी टी, यहाँ से यहाँ तक, रेडियस है r, इस तरीके से। तो अब इसमें एक फॉर्मूला आप जानते हैं, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। अब आर्क लेंथ हमारे पास आया है v इंटू डी टी, एंगल जो सेंटर पे बन रहा है दैट इज डी थीटा और रेडियस है r। सो यहाँ से v डी टी मिल जाएगा हमको डी थीटा इंटू r। सो v इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इंटू r। अब ये जो डी थीटा बाई डी टी है ये तो ओमेगा होता है, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि डी थीटा बाई डी टी तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है। तो फार्मूला क्या मिल गया, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो उसमें भी ऐसे लिखा जाता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म में भी इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, कई बार न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे। तो यह तो आपने v के टर्म्स में फॉर्मूला निकाल लिया। अब अगर इस इक्वेशन के दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लिख लीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डी वी बाई डी टी और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। अब ये जो डी ओमेगा बाई डी टी है ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो डी वी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, ये हमको दूसरा फॉर्मूला मिल गया। ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर या ए इज इक्वल टू आर अल्फा भी बोलते हैं। तो इसको अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें तो आएगा ए इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये है फॉर्मूला लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में, और ऊपर जो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है वो है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में। तो ये जो रिलेशन है इसमें v है हमारा लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी और r है रेडियस। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट कर रहा है ये वाला फार्मूला, और नीचे वाला फार्मूले में ये a है लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन को आप रिलेट कर पा रहे हैं। तो इन फार्मूलों को आप ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए ये पहला फार्मूला है जो ध्यान रखना है आपको, और दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी इनका जानना जरूरी है क्योंकि कई बार डायरेक्टली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको पहले समझना पड़ेगा। सपोज ये हमको एक सर्कल दिया गया है, ये सेंटर पॉइंट है। अब कोई पार्टिकल यहाँ पॉइंट P से सर्कल में चलना शुरू करता है। सपोज ये पार्टिकल r रेडियस के पाथ में मूव कर रहा है। पार्टिकल का जो स्पीड है उसको हमने v कह दिया। पार्टिकल के स्पीड को अगर हम v हमने कह दिया है, सपोज t टाइम के बाद ये पार्टिकल पहुंच जाएगा पॉइंट Q पर और पार्टिकल का स्पीड v कुछ इस तरीके से टेंजेंशियल हो जाएगा। अब अगर मैं पार्टिकल की पॉइंट P और पॉइंट Q की लोकेशंस को ज्वाइन करूं तो ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। ये आ गया आपके पास। अब पार्टिकल का स्पीड शुरुआत में भी v था, पार्टिकल का स्पीड बाद में भी v है। तो पार्टिकल के स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी बदल गई है क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया है। अगर आप इनिशियली देखो तो ये वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है ऊपर की तरफ, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गया है। तो यहाँ पर पार्टिकल का स्पीड भले ही कांस्टेंट हो लेकिन पार्टिकल का
वेलोसिटी चेंज हो चुका है। तो ऐसे में आपको चेंज इन वेलोसिटी देखने को मिला कि भाई वेलोसिटी में चेंज आया है, और वेलोसिटी में चेंज तभी आता है जब पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन हो। तो यहाँ पर अगर इस वेलोसिटी में चेंज दिखा तो इसका मतलब पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन रहा होगा, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा वो जो कि हमको निकालना है। तो यहाँ पर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जब सर्कल में रिवॉल्व कर रहा था तो पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन लगातार बदल रही है। इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी दैट मीन्स वेलोसिटी बदलेगी, और अगर वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सेलरेशन होगा, और इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा उसको कैलकुलेट करने का प्रयास हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए जरा, हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मुझे लिखना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मुझे पता है होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। सो ऊपर आप लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर आ जाएगा हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सेंटर पे सपोज ये पार्टिकल जो एंगल बना रहे, इस एंगल को हमने कह दिया थीटा। अब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अगर आपको देखना है, चेंज इन वेलोसिटी आप क्या लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं, और अपॉन में है टाइम। अब अगर फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है तो देखिए, सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी बना लो आप। तो फाइनल वेलोसिटी पॉइंट क्यू पर है, ये मैंने बना दिया पॉइंट क्यू पर वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। ये मैंने v से रिप्रेजेंट कर दिया पॉइंट क्यू पर जो वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में एरो था, इसी डायरेक्शन में मैंने फाइनल वेलोसिटी बना दिया। अब इसमें से मुझे माइनस करना है इनिशियल वेलोसिटी, माइनस करना है इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अब इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ ऊपर की तरफ थी, इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। तो इसका डायरेक्शन अगर हम चेंज करें इनिशियल वेलोसिटी का, तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इसका भी v है, मैग्नीट्यूड आपको इसका भी v देखने को मिलेगा, इसको इधर लिख देते हैं। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम इसको ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी लिख लो, फाइनल वेलोसिटी का एरो बना दिया, फिर इनिशियल वेलोसिटी लिख लो। अब इनिशियल वेलोसिटी माइनस साइन के साथ लिखनी है तो इसका एरो बदल लो, एरो को डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दिया हमने। अब इसके बाद इनका डिफरेंस निकालना है जो कि होगा चेंज इन वेलोसिटी। तो डिफरेंस निकालना है तो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ये होगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये हो जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। अब थोड़ा एंगल्स वगैरह आपको देखने पड़ेंगे। तो ये अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो यहाँ से एंगल्स का एक थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हैं। अब अगर इस ट्रायंगल को आप देखें तो यहाँ पर ये आपको एंगल 90 डिग्री मिल जाएगा। इसको अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी इसको डायरेक्टली आगे बढ़ाइए तो ये एंगल 90 डिग्री, इधर एंगल 90 डिग्री, ये है थीटा, तो पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस थीटा, इस तरीके से। ये अगर 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल आ जाएगा थीटा, ठीक है। तो ये तो ज्योमेट्री के टर्म में बात हो गई। तो आप अगर एंगल निकालना चाहें वेलोसिटीज के लिए तो ये वेलोसिटी इधर की तरफ थी, और ये वाला जो एंगल है इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये हमको ऐसे थीटा मिलेगा, तो ये वाला एंगल भी ऐसे थीटा आ जाएगा। अब हमको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो चेंज इन वेलोसिटी चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी हमको चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी को हमने कह दिया डेल्टा वी। तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी हमको यहाँ पर निकालना है। अब चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी निकालना है तो जरा इस ट्रायंगल को देखिए। अब आपको याद रखना है कि भाई ट्रायंगल में मैंने आपको इस तरीके से एक फार्मूला बता रखा है कि अगर आपको कोई ट्रायंगल दिया गया हो, एक साइड ए हो, दूसरा बी हो, तीसरा सी हो, ये एंगल थीटा हो, तो एक कॉस के टर्म में फार्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, इस तरीके से। तो अगर यही फार्मूला हम लगाएं इस वाले में तो हमको मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस डेल्टा वी का होल स्क्वायर अपॉन 2v इंटू वी। तो यहाँ आ जाएगा 2v स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2v स्क्वायर माइनस डेल्टा वी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा वी का होल स्क्वायर मिल जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का जो टर्म है इसका एक फार्मूला हाफ एंगल में हम जानते हैं, जरा उसको अगर हम पुट करके देखें तो आएगा
डेल्टा वी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2v², कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का एक फॉर्मूला हाफ एंगल में होता है, तो 2v² ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरीके से। तो यहाँ पे आएगा 2v², अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 में से 1 चला जाएगा, अंदर सिंपली बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा 4v² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमको मिल गया चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर। सो चेंज इन वेलोसिटी आएगा यहाँ से 2v साइन थीटा बाई 2। चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आया 2v साइन थीटा बाई 2, ये हमको मिला चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक अजम्पशन लेते हैं कि इफ़ साइन थीटा में, अगर आप अजम्पशन लें कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा आपको लिखना है तो थीटा शुड बी स्मॉल, थीटा शुड बी स्मॉल। अगर एंगल थीटा काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है तो आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर ऊपर वाले में अगर साइन थीटा बाई 2 को मैं थीटा बाई 2 लिखना चाहूँ तो थीटा बाई 2 स्मॉल होना चाहिए। तो स्मॉल एंगल अगर है तो अजम्पशन ले लिया हमने, साइन थीटा बाई 2 की जगह सीधे थीटा बाई 2 पुट कर दो, तो 2 से 2 चला गया, ये आ गया v इंटू थीटा। सो चेंज इन वेलोसिटी का फाइनल जो मुझे वैल्यू मिला है, इसको लिख लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ये आ जाएगा v इंटू थीटा। ये मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिला। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी मिला है इसको नीचे टाइम से डिवाइड कर दो, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया v इंटू थीटा, कुछ इस तरीके से। और नीचे हमको लिखना है टाइम। अब देखिए पार्टिकल का स्पीड है v, एंगल है थीटा। अब थीटा एंगल में ट्रैवल करने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, तो पार्टिकल इस वाले पॉइंट से यहाँ तक गया होगा, तो पार्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ तक जाते हुए, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पार्टिकल r इंटू थीटा, और पार्टिकल का स्पीड है v, तो टाइम कितना हो जाएगा r थीटा बाई v, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर अगर आप टाइम लिखें, सो डिस्टेंस पार्टिकल चल रहा है r थीटा और स्पीड है v, तो r थीटा बाई v आपको यहाँ से टाइम मिल जाएगा। तो अगर थीटा से थीटा कैंसिल कर दो तो ये आ रहा है v² बाई r। इसको आप बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जो कि आपको मिला है v² बाई r। फार्मूला ध्यान रखना है, v² बाई r सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। बाकी डेरिवेशन करना चाहते हैं तो आप साथ साथ में जब मैं लिख रहा हूँ तो उसको पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, उसके बाद खुद से एक बार करने का प्रयास करिए। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला मुझे मिला v² बाई r। अब सर्कुलर मोशन के दो कैटेगरीज हम लोग बताते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसमें सबसे पहला पार्ट है जिसको कि हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग समझेंगे। तो सपोज इस तरीके से कोई पार्टिकल है जो कि सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, पॉइंट P पर मैंने पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर दिया, और पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम तब कह पाते हैं जब व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स ईच सर्कुलर रिवोल्यूशन, व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स ईच सर्कुलर रिवोल्यूशन इन सेम टाइम इंटरवल। कि जब पार्टिकल अपना हर एक रिवोल्यूशन सेम टाइम इंटरवल में करता है तो पार्टिकल के सर्कुलर मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ऐसे में पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब करेगा जब पार्टिकल का ये स्पीड कांस्टेंट हो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या ध्यान रखना है कि पार्टिकल का स्पीड v जो होगा, स्पीड v पार्टिकल के लिए कांस्टेंट रहा होगा। अब स्पीड v अगर कांस्टेंट है तो v का फार्मूला आप r ओमेगा जानते हैं। अब v कांस्टेंट पहले से ही है, रेडियस तो कांस्टेंट होती ही है, तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी पार्टिकल के लिए कांस्टेंट होगा। v कांस्टेंट है, पार्टिकल के लिए ओमेगा कांस्टेंट है। अब ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो आपको पता है कि भाई अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन अगर आप लिखो डी ओमेगा बाई डी टी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ओमेगा का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी 0 रहा होगा। यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का वैल्यू 0 क्यों होगा? क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। अब पार्टिकल के लिए अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए, एक्सेलरेशन ऑफ
एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा जाए तो पार्टिकल के पास केवल एक ही टाइप का एक्सेलरेशन है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पार्टिकल के पास केवल एक ही एक्सेलरेशन है जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हो इसको, या फिर इसको कई बार रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो या तो आप इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो, या फिर इसको आप रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। रेडियल इसलिए क्योंकि ये हमेशा रेडियल लाइन की तरफ, अंदर की तरफ होता है, तो रेडियल एक्सेलरेशन भी आप इसको कह सकते हैं। और रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो अंदर की तरफ मिलता है पार्टिकल के सेंटर की तरफ, इसका वैल्यू आपको मिलता है v²/r। अभी हमने डिराइव किया था v²/r, और एक फार्मूला आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि v और r ओमेगा, v = r ओमेगा करके फार्मूला। तो अगर v की जगह r ओमेगा पुट करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप r⍵² भी लिख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको लीनियर स्पीड v दिया है तो ac = v²/r लगा दो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए, और अगर ओमेगा दिया है तो आप r⍵² लिख करके भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल अपना हर एक चक्कर करने में उतना ही समय लेगा। पार्टिकल का टाइम पीरियड कैपिटल T रहा होगा जो कि फिक्स होगा, तो यहाँ पे T लिख दो, टाइम पीरियड जो कि पार्टिकल के लिए फिक्स रहा होगा। पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा जो कि 2π/t आएगा, क्योंकि टाइम पीरियड कांस्टेंट है। पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा 0 बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट है। और पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात करो तो पार्टिकल के पास केवल और केवल एक ही प्रकार का एक्सेलरेशन होगा जिसको कि हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसमें सर्कुलर मोशन का जो दूसरा पार्ट हमारे पास रह गया है उसको हम देखेंगे, जो कि है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? पार्टिकल को अपना सर्कुलर मोशन पूरा करने में हर एक रिवोल्यूशन में डिफरेंट टाइम लगेगा। अब अगर पार्टिकल को हर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में डिफरेंट टाइम लग रहा है, इसका मतलब जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका स्पीड चेंज हो रहा है। तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि सपोज इस तरीके से हमको ये पार्टिकल दिया है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरीके से पार्टिकल है, पार्टिकल का स्पीड हमने दिखा दिया v। अब पार्टिकल का स्पीड v जो है ये कांस्टेंट तो होगा नहीं। अगर पार्टिकल का स्पीड v कांस्टेंट हो गया तब तो ये पार्टिकल हर एक अपना रिवोल्यूशन करने में उतना ही टाइम लेगा, तो ऐसे में तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो पार्टिकल का स्पीड बदलेगा। अब ये स्पीड v दो तरीके से बदल सकता है, या तो पार्टिकल का स्पीड बढ़ रहा होगा, और पार्टिकल का स्पीड अगर बढ़ रहा होगा तो पार्टिकल का स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेशन ऐड कर रहा होगा, जिसको कि हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको at से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल और लीनियर एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल और लीनियर एक्सेलरेशन ये क्या करेगा? ये पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाएगा। अब अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी v के अलोंग ही होगा। जिस डायरेक्शन में v एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एक्ट करेगा। और दूसरा चीज़ जो है, पार्टिकल की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा सेंटर की तरफ वो तो एक्ट करेगा ही, जो कि होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये दो टाइप के एक्सेलरेशन आपको दिखे, एक तो दिखा टेंजेंशियल और लीनियर एक्सेलरेशन और दूसरा दिखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब टोटल एक्सेलरेशन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का बताया जाए तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा, नेट एक्सेलरेशन को ऐसे पैरेललोग्राम लॉ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम नीचे रिप्रेजेंट करें, इधर की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंजेंशियल, और इन दोनों का रिजल्टेंट बनाने के लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। ये आएगा हमारा नेट एक्सेलरेशन, ये नेट एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आएगा √ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ये हमको मिल जाएगा नेट एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन अगर निकालना चाहें, ये थीटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन से नेट एक्सेलरेशन कितना एंगल बना रहा है, तो अगर टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा। तो ये थीटा टेन थीटा आप निकाल सकते हैं AC/AT से, और जो नेट एक्सेलरेशन आया है ये आ जाएगा √ऑफ AC² प्लस AT²। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पहला केस है। और इस पहले केस में आपको क्या दिया गया है कि जो टेंजेंशियल और लीनियर वेलोसिटी है उसी की डायरेक्शन में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है।
अब इसमें आ जाओ सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में सर्कुलर मोशन उसी तरीके से है। पार्टिकल का स्पीड मैंने v ऊपर की तरफ दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या है, पार्टिकल का स्पीड पहले वाले केस में जैसे हमने स्पीड को बढ़ते हुए दिखाया है, इसीलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को स्पीड v के अलॉन्ग में रिप्रेजेंट किया है। दूसरे वाले में सपोज स्पीड v पार्टिकल की ये डिक्रीज कर रही है, तो स्पीड v अगर डिक्रीज करेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा, क्योंकि बिना एक्सेलरेशन के स्पीड डिक्रीज नहीं हो सकती, एक्सेलरेशन रहा होगा। तो यहाँ पर दूसरे वाले केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो तो अंदर की तरफ ही लगेगा। तो ऐसे में जो नेट एक्सेलरेशन आएगा ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नेट एक्सेलरेशन ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखना चाहें तो नेट एक्सेलरेशन आएगा अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से एंगल थीटा अगर निकालें तो टेन थीटा विल बी AC बाई AT। सीधे सीधे वही फार्मूला मिल जाएगा कि भाई ये अगर AC है तो ये भी AC ही रहा होगा। तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस वाले ट्रायंगल में लगा करके टेन थीटा लिख सकते हैं AC बाई AT। और अगर आप डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है वहाँ से एंगल बताना चाहें इसमें सेकेंड वाले केस में, तो ये एंगल आपको मिल जाएगा 180 माइनस थीटा। ये एंगल मिलेगा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन से ये जो नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन का एंगल वेलोसिटी की डायरेक्शन से आपको मिला है 180 माइनस थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास दो टाइप के एक्सेलरेशन होंगे, एक होगा टेंजेंशियल, दूसरा होगा सेंट्रीपिटल या रेडियल, और उन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो होगा नेट एक्सेलरेशन। ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास केवल एक ही एक्सेलरेशन होता था, जिसको क्या बोलते थे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम इसमें न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे, और जितना भी हमने आज के इस लेक्चर में अभी तक सीखा है उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछी गई है। तो अगर हमको अर्थ दिया गया है और अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रहा है, तो आपको पता है भाई अर्थ अपने एक्सिस पर 24 आवर में एक कंप्लीट चक्कर कर लेता है, मतलब अपने एक्सिस पर 24 आवर में वो एक बार घूम जाता है। तो 24 आवर का टाइम लगता है अर्थ को अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में। तो अर्थ को अगर 24 आवर में अर्थ अपना एक चक्कर अपने एक्सिस पर करती है, तो इसका टाइम पीरियड यहाँ से आप लिख पाएंगे। सो टाइम पीरियड विल बी कैपिटल T इज इक्वल टू 24 आवर। अब आपको पता है आवर को अगर मैं सेकंड में बदलूं तो एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो कैपिटल T यहाँ से आ जाएगा 24 इंटू 3600 सेकेंड, ये आ गया। अब आपको पूछा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए मैंने फार्मूला एक बताया था टाइम पीरियड के टर्म में, वो था 2 पाई बाई कैपिटल T। तो कैपिटल T का वैल्यू डाल दें, आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 24 इंटू 3600। अब ये 24 इंटू 3600 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 86400 आता है। तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी जो आपको मिल जाएगी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 86400 रेडियन पर सेकेंड। नीचे कुछ नहीं करना, नीचे टाइम को सेकेंड में वैल्यू आप पुट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द सेकेंड्स हैंड इन अ स्टॉप क्लॉक इज 3 सेंटीमीटर, द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द टिप। तो सेकेंड हैंड की बात हो रही है, घड़ी में जो सेकेंड वाली सुई होती है उसकी बात हो रही है। तो सपोज ये सेकेंड वाली सुई है, तो ये जो सेकेंड वाली सुई है आपको पता है भाई सेकेंड वाली सुई अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में 1 मिनट का समय लेती है। तो अगर सेकेंड वाली सुई का टाइम पीरियड लिखें तो इसका टाइम पीरियड हमको मिल जाएगा 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में मिनट वाली सुई अपना सेकेंड वाली सुई अपना एक चक्कर पूरा करती है, और अगर 60 सेकेंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है तो एंगुलर वेलोसिटी लिखना चाहें तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दें एंगुलर वेलोसिटी के लिए। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 पाई बाई कैपिटल T। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ओमेगा मिल जाएगा पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है लीनियर वेलोसिटी।
अब अगर लीनियर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं टिप के लिए, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन बताया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब सेकेंड हैंड वाली सुई है, उसका जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में अगर पुट करें तो आएगा 3/100 इंटू पाई बाई 30, 3/100 इंटू पाई बाई 30। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मीटर पर सेकेंड में आपको लीनियर वेलोसिटी भी मिल जाएगी। तो ये आपके दो क्वेश्चंस थे, आप यहाँ से सॉल्व करके इन दोनों को ही आंसर आप इनका बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ ए आर एंड ए टी रिप्रेजेंट्स रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर। हाँ भाई देखिए जरा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको मैंने बताया कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए रेडियल एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल नहीं होता है। रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, लेकिन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा है कि रेडियल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो बट ए टी जीरो, ये लिखा है ऑप्शन सी में, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मासेस आर इन द रेशियो 1:2, then in order to have constant centripetal force their velocity should be in the ratio। velocity का रेशियो हमसे पूछा गया है, तो आप ऐसे समझिए, तो दो पार्टिकल्स हैं, इनके जो पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सपोज ये पहला वाला पार्टिकल है, इसके पाथ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको मैंने कह दिया r1, और ये कोई दूसरा पार्टिकल, इसके पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको मैंने कह दिया r2। पार्टिकल के मासेस क्या इन्होंने सेम कहे हैं, तो पार्टिकल का मासेस हमने सेम ले लिया। अब पहले वाले केस में अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लिखें, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना है यहाँ पर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आप जानते हैं v²/r। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना चाहते हैं तो उसी एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा mv²/r1। वेलोसिटी मान लिया पार्टिकल का पहले वाले केस में v1 है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा mv1²/r1। ऐसे दूसरे वाले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल में जो अंदर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो Fc2 आपको मिल जाएगा mv2²/r2। और कह रहे हैं कि कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होना है, तो पहले वाले का सेंट्रीपिटल फोर्स दूसरे वाले के सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर दो, तो आएगा mv1²/r1 इज इक्वल टू mv2²/r2। m से m कैंसिल आउट, v1² इज इक्वल टू r1/r2। अब r1 और r2 का रेशियो दिया है 1:2, तो v1 और v2 का रेशियो जो आपको मिलेगा ये आ जाएगा 1/√2। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1/√2 विच इज ऑप्शन डी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ ओमेगा इज दिस मच एंड आर इज दिस मच। ये देखिए भाई, वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन पूछ लिया। ओमेगा दिया है आपको 3i - 4j प्लस k, और रेडियल वेक्टर है आपका 5i - 6j प्लस 6k। ये है ओमेगा और ये है r। हमसे लीनियर वेलोसिटी पूछा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्रॉस r, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्मूला आता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो ऐसे मैट्रिक्स बनाएंगे आप। सबसे पहले लिखेंगे i j k, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट वाले फार्मूले में पहले ओमेगा आया है फिर है r, तो वैल्यू अगर पुट करें ओमेगा के लिए तो आएगा 3 - 4 1, और r के लिए 5 - 6 6। तो सॉल्व करने पे आएगा i, और i के साथ में सब मैट्रिक्स अगर बनाएं तो -4 - 6 1 एंड 6, फिर -j के साथ में सब मैट्रिक्स बनेगी 3 5 1 6 प्लस k, और इधर आ जाएं, ये आएगा 3 5 - 4 - 6। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा i -24 -6 -j 18 - 5 प्लस k -18 प्लस 20, और सॉल्व करने पे फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगा वो आएगा i ये -24 प्लस 6 -j 18 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 13, और प्लस k 20 और -18 है तो 2 बचेगा,
तो आंसर आपको यहाँ से मिलेगा -18i कैप -13j कैप प्लस 2k कैप। सो -18i कैप -13j कैप प्लस 2k कैप ऐसा हमको मिल रहा है ऑप्शन बी में। तो ये पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा। सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर का। क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप वेक्टर का करना जानते हैं तो आप इस तरीके से कर पाएंगे। और अगर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप करना नहीं जानते हैं तो वेक्टर वाला वीडियो जाके देखिए, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है आपको समझाया जा रखा है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है पार्टिकल कम्स राउंड द सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर वंस। तो रेडियस दिया गया है 1 मीटर। कह रहे द टाइम टेकन बाय इट इज 10 सेकेंड। टाइम कितना लगा है पार्टिकल को? 10 सेकेंड्स। हमसे पूछ रहे द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मोशन इज। मोशन का एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए जरा, पार्टिकल जहां से चला था वहीं घूम के वापस पहुंच गया, तो डिस्टेंस तो पार्टिकल ने ट्रेवल करी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 0। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो जब आप यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अब चूंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट है 0, अब टाइम आपका 10 सेकेंड से डिवाइड भी करेंगे फिर भी आंसर कितना आएगा? 0। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है अब मास ऑफ 2 kg इज व्हर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किट बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो पार्टिकल का जो इनिशियल स्पीड दिया गया है वो है 5 रिवोल्यूशन पर मिनट। 5 रिवोल्यूशन पर मिनट। 5 रिवोल्यूशन पर मिनट पार्टिकल का स्पीड हमको दिया है। तो और उसके बाद कहा जा रहा है कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड द न्यू स्पीड इज नियरली। नई स्पीड का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए, पार्टिकल जब इस तरीके से आप 2 kg के मास को एक थ्रेड से अटैच करके हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमाएंगे तो सेंटर की तरफ जो ये टेंशन लग रहा है, ये टेंशन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो टेंशन आपका इक्वल हो जाएगा mv² r के, या फिर आप लिख सकते हैं mr ω²। अब चूंकि एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में rpm में वैल्यू दिया गया है तो हम भी mr ω² फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए, पहले टेंशन t, इसको लिख लिया mr ω², ये हमको फार्मूला यहाँ से मिल गया, इसी को सॉल्व करके हम निकालेंगे। तो शुरुआत में हमको स्पीड दिया गया है 5 रिवोल्यूशंस पर मिनट। कह रहे हैं बाद में टेंशन को डबल कर दिया गया, तो बाद में टेंशन को 2t कर दिया गया, तो ये हो जाएगा m × r। रेडियस सेम रख रहे हैं, ओमेगा को कह दिया ओमेगा डैश और इसका हो गया स्क्वायर। तो अगर आप दोनों को डिवाइड कर दें तो कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, ये आएगा 1/2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश का स्क्वायर। तो ओमेगा बाई ओमेगा डैश का जो वैल्यू आया है, ये आया है 1/√2। अब पहले जो वेलोसिटी थी वो थी 5 रिवोल्यूशन पर मिनट। हालांकि मैं यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूँ, वरना आरपीएम को रेडियन पर सेकंड चेंज करने में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो सेम ही आ जाएगा। तो ऊपर वैल्यू डाल दिया 5, नीचे हो गया ओमेगा डैश और ये आ गया 1/√2। तो ओमेगा डैश का वैल्यू आया है 5√2। तो जो रिवोल्यूशंस पर मिनट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5√2। मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 7 जाएगा। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है पार्टिकल मूव्स इन सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रिवोल्यूशंस पर सेकंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, रेडियस कितना है? रेडियस है 25 सेंटीमीटर। मीटर में बदलें तो आएगा 0.25 मीटर। आरपीएम में जो वैल्यू दिया गया है ये है 2 रिवोल्यूशन। अ पार्टिकल मूव्स इन सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। तो सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 25 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में बदलें तो आ जाएगा 0.25 मीटर एट 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। कहा जा रहा है 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। 2 रिवोल्यूशन कर रहा है पार्टिकल पर सेकेंड। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में लिखना चाहूँ, ओमेगा का फॉर्मूला मुझे याद है भाई डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब अगर पार्टिकल 1 रिवोल्यूशन करेगा तो सेंटर पे एंगल बनाएगा 2 पाई, और अगर पार्टिकल 2 रिवोल्यूशन करे तो सेंटर पे एंगल बनेगा 4 पाई, और टाइम है 1 सेकेंड। सो ये सिंपली आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है
फार्मूला हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। सो आर की जगह 0.25 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स 4 पाई का स्क्वायर। तो आ जाएगा 0.25 इंटू 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर। अब 0.25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 4 पाई स्क्वायर। सो आंसर विल बी 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक फैन ब्लेड्स हैज लेंथ 30 सेंटीमीटर एज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ऐसा कुछ है, सर्कुलर मोशन कर रही है, फैन की ब्लेड्स इस तरीके से लगी हुई हैं। रेडियस जो है ब्लेड्स का दैट इज 30 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदला जाए तो 0.30 मीटर आ जाएगा रेडियस। और फैन इज रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम। आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। तो अगर 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट पार्टिकल कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखना चाहें तो देखिए, एक रिवोल्यूशन पार्टिकल ट्रेवल करेगा सेंटर पे तो एंगल बनाएगा 2 पाई। 1200 करेगा तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो आएगा 1200 इंटू 2 पाई। और टाइम कितना लगा? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। तो इतने रेडियन पर सेकेंड आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल करें, यह आ जाएगा 20 और अल्टीमेटली आने वाला है 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। 40 पाई रेडियन पर सेकेंड ये एंगुलर वेलोसिटी मिल गया। हमसे पूछ रहे हैं द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड इज अबाउट। एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही पूछा जा रहा है। ये होगा आर ओमेगा स्क्वायर। अब रेडियस का वैल्यू हमको पता है 30 सेंटीमीटर, तो 0.30 मीटर इंटू 40 पाई का स्क्वायर। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर हमको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में सॉल्व होकर मिल जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है सर्टेन न्यूट्रॉन स्टार आर बिलीव्ड टू बी रोटेटिंग एट अबाउट 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो न्यूट्रॉन स्टार का जो रिवोल्यूशन है वो है 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखना चाहो तो कितना आएगा? एक रिवोल्यूशन अगर 1 सेकंड में कर रहा है तो एक रिवोल्यूशन में सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? 2 पाई। और टाइम भी कितना लगा? 1 सेकेंड। तो ये 2 पाई रेडियन पर सेकेंड हमको ओमेगा मिल गया एंगुलर वेलोसिटी। आगे कहा है कि इफ सच ए स्टार हैज ए रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर। रेडियस कितना है? 20 किलोमीटर। मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 20,000 मीटर। एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन सिंपली आर ओमेगा स्क्वायर लगा दीजिए। आर हो गया 20,000 और ओमेगा की जगह 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि मास ऑफ 100 ग्राम इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग। तो एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ है 2 मीटर और इससे एक मास अटैच किया है। मास है 100 ग्राम। 100 ग्राम है, केजी में बदलेंगे तो 0.1 केजी आएगा। 100/1000 करने पर केजी में 0.1 केजी आ जाएगा। आगे कह रहे हैं द बॉडी इज रिवॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल मेकिंग अ मैक्सिमम ऑफ 200 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो रिवोल्यूशन कितने बना रहा है ये? 200 आरपीएम। 200 आरपीएम का करस्पॉन्डिंग ओमेगा अगर निकालना चाहे तो ओमेगा कैसे निकलेगा भाई? एक रिवोल्यूशन में सेंटर पे एंगल कितना बनता है? 2 पाई। तो 200 रिवोल्यूशन अगर होंगे तो सेंटर पे एंगल बनेगा 200 इंटू 2 पाई। और टाइम लगा है कितना? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो आपके कैंसिल करिए, 0 से 0, 2 3 6। ये आएगा 20 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी मिल गया। आगे करें द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रिवोल्यूशन। द मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन बियर। कितना टेंशन स्ट्रिंग बियर कर सकती है? तो यहाँ टेंशन पूछा है तो आपको पता ही है बट टेंशन जो सेंटर की तरफ लग रहा है थ्रेड में, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो नीचे लिखेंगे तो आएगा टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mr ओमेगा स्क्वायर। मास दिया है 0.1 केजी, रेडियस दिया है आपको 2 मीटर और ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो 20 पाई/3 का स्क्वायर, 20 पाई/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आएगा 0.1 इंटू 2 इंटू 400 पाई स्क्वायर बाई 9। इसको सॉल्व करके पाई का वैल्यू पुट करके हम फाइनल आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये इतना टेंशन स्ट्रिंग बियर कर सकती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे अ बॉय whirls a stone in a horizontal circuit 2 meter above the ground by means of a string 1.25 meter long. The string breaks and the stone flies off horizontally, striking the ground 10 meter away.
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। तो देखिए, तो एक लड़का है जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे एक पत्थर को एक थ्रेड से अटैच करके रिवॉल्व करा रहा है। रेडियस दिया गया है 2 मीटर, 2 मीटर अबव द ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर है, और 1.25 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग की लंबाई है 1.25 मीटर लॉन्ग और इसको ये लड़का रिवॉल्व करा रहा है। सपोज हॉरिजॉन्टल सर्कल में जब रिवॉल्व करा रहा है तो स्पीड है v स्पीड से रिवॉल्व करा रहा है। अब देखिए, अब अगर ये स्ट्रिंग टूटती है v स्पीड से, स्ट्रिंग टूटेगी तो जो v स्पीड है उसी स्पीड से पत्थर आगे जाके गिरेगा। अब कितनी हाइट पर ये रिवॉल्व करा रहा था, 2 मीटर हाइट पर, 2 मीटर हाइट पे रिवोल्यूशन हो रहा था और यहाँ से पार्टिकल जा करके फिर जाके यहाँ पे गिरेगा। कितना दूर जाके गिर रहा है पार्टिकल, ये पार्टिकल गिर रहा है 10 मीटर दूर जाके। तो पहला काम तो है v निकालना। अब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन अपना ध्यान आना चाहिए कि जिस पॉइंट से पार्टिकल फेंका गया हो वहाँ पर ओरिजिन बनाओ एक्स और वाई एक्सिस। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट आएगा x कोऑर्डिनेट 10 और y कोऑर्डिनेट -2। अब प्रोजेक्टाइल की जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स टाइम थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो इसमें अगर वैल्यू पुट की जाए तो आएगा y की जगह -2, x की जगह 10, tan थीटा की जगह tan 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ से जब फेंकोगे तो हॉरिजॉन्टली ही जाएगा तो tan 0 होगा, माइनस जी की जगह 10, x की जगह 10 का स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0। अब ये tan 0 का वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ आएगा -2 इज इक्वल टू -10 इंटू 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 2v स्क्वायर। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, v स्क्वायर अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आएगा 1000 अपॉन 4, v स्क्वायर का वैल्यू आया है 250। अब v स्क्वायर का वैल्यू 250 आपने निकाल लिया। कैसे निकाला, प्रोजेक्टाइल का एनालिसिस करके। अब आपसे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पूछा गया था जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं v स्क्वायर बाई आर से। अब v स्क्वायर का वैल्यू आया है 250 और रेडियस यहाँ 1.25 है, तो 2 0 आप बढ़ा दीजिए, 125 का डबल 250 आ जाएगा 200। सो आंसर विल बी 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज ऑप्शन बी। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है साइकिलिस्ट इज मूविंग विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। एक साइकिलिस्ट है जो कि 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो सपोज ये साइकिलिस्ट है और इसका स्पीड दिया गया है 6 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहे हैं कि एज द अप्रोचेज दैट सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस 120 मीटर, रोड का रेडियस दिया है 120 मीटर, ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो साइकिलिस्ट अपनी स्पीड को कम कर रहा है। स्पीड कम तब कर पाएगा जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा पीछे की तरफ और ये आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेंटर की डायरेक्शन में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो अभी भी लग रहा होगा, हमसे नेट एक्सेलरेशन पूछा है तो नेट एक्सेलरेशन विल बी अंडर रूट ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए v स्क्वायर बाई आर। सो वेलोसिटी है 6 का स्क्वायर अपॉन 120, सो इट विल बी 36 बाई 120। अब इसको कैंसिल करिए, 6 6 36, नीचे हो गया 20, 2 3 6 और अपॉन में 10, ये भी आएगा 0.3। तो नेट एक्सेलरेशन अगर हम लिखें तो आएगा अंडर रूट ऑफ 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर और ये आएगा 0.5। अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद आप करके देख लीजिए। तो इस तरीके से नेट एक्सेलरेशन 0.5, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड ऑफ अ डायमीटर, मूव्स अलोंग सर्कुलर ट्रैक एंड रीचेज द अदर एंड ऑफ द डायमीटर इन 5 सेकेंड। मतलब ऐसा कुछ है, बॉडी पॉइंट ए से चलना शुरू करती है और पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी पर पहुंच जाती है। डायमीटर दिया गया है, रेडियस 20 है तो डायमीटर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है। और जो पार्टिकल को टाइम लगा है, ये टाइम है 5 सेकेंड। हमसे पूछा एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड पार्टिकल का कितना रहा होगा। तो एंगुलर स्पीड ओमेगा हमसे पूछा जा रहा है पार्टिकल के लिए कितना रहा होगा। तो देखिए, पार्टिकल जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा तो ये सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा, सेंटर पे एंगल बनेगा पाई,
ये पाई 180 डिग्री एंगल बनेगा पाई, तो आपको थीटा मिल गया पाई के इक्वल, और टाइम दिया है 5 सेकेंड, तो ओमेगा कितना हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा थीटा की जगह पाई और टाइम की जगह 5 सेकेंड, तो पाई बाई 5 रेडियन पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। कोई बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। कांस्टेंट मोमेंटम ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि मोमेंटम में भी वेलोसिटी आता है। कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकती, ये क्यों हो सकता है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर और v होता है स्पीड, तो कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट। एंगुलर स्पीड ओमेगा पूछा है और कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं पर मिनट, ये रिवोल्यूशन दिए हैं 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब देखिए एक रिवोल्यूशन होगा तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा 2 पाई, 120 रिवोल्यूशन होंगे तो सेंटर पे एंगल बनेगा 120 इंटू 2 पाई, ये हो गया आपका डेल्टा थीटा। और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड्स, तो ओमेगा कितना मिल जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। डेल्टा थीटा की जगह 120 इंटू 2 पाई और अपॉन में 60 का डबल हो जाएगा 120, तो ये अल्टीमेटली आएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, विच इज ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सर्कुलर मोशन से जुड़े काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करे, एक बार खुद से भी करके देखिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।